स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एच कॉमर्स में। आज हम करेंगे लिक्विडेशन का मीनिंग और उसमें जो लिस्ट आती हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आज थोड़ा सा लिक्विडेशन के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये अपना इसमें है सिलेबस में, HPSC के सिलेबस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए ही ये लेसन इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा देखते हैं चैप्टर को। मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन में क्या आ जाएगा, एक कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, एक्ट से बनाई जाती है और अधिनियम के द्वारा ही इसकी समाप्ति भी की जा सकती है। कंपनी का व्यापार बंद करने की कानूनी कार्यवाही को क्या कहते हैं, समापन कहते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं कानूनी कार्यवाही को, ठीक है, एक लीगल प्रोसेस होता है पूरा से लिक्विडेशन कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि केवल एक दिवालिया कंपनी का ही समापन किया जाए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन के, भाई जरूरी नहीं है कि जो एक दिवालिया कंपनी है उसी को ही हम लिक्विडेट करेंगे, बल्कि कभी कभी एक समृद्ध और सक्षम कंपनी का समापन करना भी अनिवार्य हो जाता है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका भी समापन करना अनिवार्य हो जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार ही कंपनी का समापन किया जा सकता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का समापन किसके अनुसार किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 में एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, उसके अनुसार इसका समापन किया जा सकता है। अब कंपनी का समापन करने के लिए क्या किया जाएगा, कंपनी की संपत्तियों को बेच दिया जाता है और प्राप्त राशि से लेनदारों का भुगतान किया जाता है। समस्त लेनदारों का भुगतान करने के बाद यदि कोई राशि बचती है तो उसे कंपनी के अंतर नियम के अनुसार उसे विभिन्न शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है। यदि संपत्तियों को बेचने से इतनी राशि एकत्रित नहीं हो पाती जिससे समस्त लेनदारों का पूर्ण भुगतान किया जा सके और यदि अंशधारियों के पास आंशिक चुकता अंश है तो उनसे याचनाएं की जा सकती हैं। जैसे मान लो शेयर होल्डर ने 10 में से 6 रुपये दे रखे हैं तो बाकी 4 रुपये अब यहाँ पे उनसे मंगाए जा सकते हैं और प्राप्त राशि का प्रयोग शेष लेनदारों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। समापन की कार्यवाही को संपन्न करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसे लिक्विडेटर कहते हैं, समापक या निस्तारक कहते हैं। आगे समापन की विधियां हैं, दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है कि समापन एक तो किसके अनुसार किया जाएगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाएगा, लेकिन अगर धारा पूछ ली जाए तो वहां पे आ जाती है 270। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार कंपनी का समापन निम्न 2 विधियों में से किसी भी एक विधि से हो सकता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा धारा 271 के अनुसार, और ऐच्छिक समापन है 304 के अनुसार। ऐच्छिक समापन भी 2 तरह से होता है, एक तो मेंबर्स सदस्यों के द्वारा ऐच्छिक समापन और दूसरा होता है लेनदारों के द्वारा ऐच्छिक समापन। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं कि ऐच्छिक समापन किसके द्वारा किया जा सकता है, सदस्यों द्वारा या लेनदारों के द्वारा। ये दो तो याद रखना ही है, बाकी जो जैसा ऑप्शन में आएगा उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को टिक किया जाएगा। और सेक्शन कौन से लगेंगे, दोनों, पहला अनिवार्य में 271 लगेगा और दूसरा ऐच्छिक में 304 लगेगा। और अब देखते हैं कि जो लिस्ट लगाई जाती है बाद में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, तो उस जो लिस्ट है वो कौन कौन सी लिस्ट में क्या क्या शामिल किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से नवोदय 2020 में, नवोदय विद्यालय के जो पेपर होते हैं उसमें 2020 में क्वेश्चन आया था कि जो पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं उनको कौन सी लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो सारी लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है उस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से कौन कौन सी लिस्ट आती है। या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी का जो चैप्टर है उसमें जो लिस्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की वो आप बताइए। तो देखिए लिस्ट ए में क्या आती है, इसमें वो एसेट्स आती है जो कहीं पे भी गिरवी नहीं रखी जाती। इतना ही याद रखना है कि बस लिस्ट ए। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि वो एसेट्स जो कहीं पे भी गिरवी नहीं रखी जाती उसको कौन सी लिस्ट में रखेंगे, उसको लिस्ट ए में रखेंगे। लिस्ट बी में उन एसेट्स को दिखाया जाता है जो या तो पूर्ण रक्षित लेनदार या अंशतः रक्षित लेनदारों के पास गिरवी रखी जाती है। ये 2 तरह के चार्जेस होते हैं ना, एक फिक्स और एक फ्लोटिंग। तो यहाँ पे फिक्स चार्जेस वाले जो क्रेडिटर है, जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर है या जो पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, मेन क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होते हैं ना वो लिस्ट बी में आते हैं। लिस्ट सी में उन सभी पूर्वाधिकारी लेनदारों को शामिल किया जाता है जिसका वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा 530 में किया गया है। यानी कि वे पूर्वाधिकारी लेनदार जिनको कंपनी अधिनियम की धारा 530 में शामिल किया गया उनको कौन सी लिस्ट में दिखाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा सी में। कौन है ये, पूर्वाधिकारी लेनदार, ऐसे क्रेडिटर जिनको प्रेफरेंस है कि इनको पहले पेमेंट किया जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, सरकारी कर, वेजेस, सैलरी, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, प्रोविडेंट फंड, पेंशन आदि की राशि को शामिल किया जाता है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्वाधिकारी लेनदारों में किस किस को शामिल किया जाता है, तो वो भी देखेंगे एक बार इसके बाद।
लिस्ट डी में उन डिबेंचर होल्डर को शामिल किया जाएगा, उन ऋण पत्रधारियों को शामिल किया जाएगा जिनका कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार है, यानी कि जिनका फ्लोटिंग चार्जेस है, यानी कि जिसको करंट एसेट्स गिरवी रखी गई हैं, वो वाले इसमें डिबेंचर होल्डर वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जो फिक्स वाले हैं वो बी में आएंगे और जो फ्लोटिंग वाले हैं वो डी में आएंगे। लिस्ट ई में कौन आते हैं? लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अनसिक्योर्ड, वो थे सिक्योर्ड क्रेडिटर और अब है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम, पते व राशि दिखाई जाती है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम, पते, राशि किस में दिखाई जाती है? लिस्ट ई में दिखाई जाती है। लिस्ट एफ देखिए, एनवीएस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं उनके अंशों का विवरण कौन सी लिस्ट में आता है? उनको एफ में दिखाया जाएगा। लिस्ट एफ में आएंगे पूर्वाधिकारी अंशधारियों के नाम और उनके अंशों का विवरण होता है। और लिस्ट जी में आ जाएगा, इसमें समता अंशधारियों के नाम और उनके अंश का विवरण होता है। और लिस्ट एच में आ जाता है हमारा सरप्लस या डेफिसिट को दिखाता हुआ एक विवरण पत्र, एक स्टेटमेंट हमारी लिस्ट एच में आ जाएगी। ठीक है, देखिए लिस्ट ए में कौन सी है? एसेट जिसको कहीं पे भी गिरवी नहीं रखा जाता। लिस्ट बी में जो सिक्योर्ड होती हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि एक तरह से जिन क्रेडिटर को फिक्स एसेट गिरवी रखी गई है ना, वो लिस्ट बी में आ जाएंगे। लिस्ट सी में आएंगे हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जिनका वर्णन 530 में किया गया है, यानी कि वो ऐसे क्रेडिटर है जिनको प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट करने में, ये सारे आ जाएंगे उसके अंदर। लिस्ट डी में उन डिबेंचर होल्डर को आएगा जिनको करंट एसेट गिरवी रखी गई है, यानी कि जिनका कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार है। लिस्ट ई में आ जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम, पते शामिल होते हैं। लिस्ट एफ में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, लिस्ट जी में अपने इक्विटी शेयर होल्डर और लिस्ट एच में सरप्लस या डेफिसिट को दिखाता हुआ एक विवरण। अब एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिस्ट सी में जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आते हैं उसमें किस किस को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन अलग से भी पेपर में आता है। ये अपने बीकॉम 4th सेमेस्टर की बुक है जिसका ये चैप्टर एचपीएससी ने अपने सिलेबस में डाला है, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। और ये जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार पूछा गया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327 के अनुसार निम्न लेनदार पूर्वाधिकारी लेनदार होते हैं, इनको जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना गया है, यानी कि जिनको प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट करने में। सबसे पहला क्या है? समापन आरंभ होने की तिथि के 12 महीने पहले तक के, यानी कि जब हम लिक्विडेट करना शुरू कर रहे हैं कंपनी को, उसके 12 महीने पहले तक के क्या क्या देखने हैं हमने? ये सेंटर, स्टेट और जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार है, उसको दे सभी प्रकार के टैक्स रेट्स एंड ये अपने उपकर आ जाएंगे, कर, दर व उपकर आदि। ठीक है। बी में क्या आ जाएगा? 4 महीने का वेतन, मजदूरी व कमीशन जो समापन की तिथि आरंभ होने के 12 महीने पूर्व तक की अवधि में दे हुआ हो। क्या 4 महीने का, 4 से ज़्यादा का नहीं माना जाएगा। ये जो पहले के 12 महीने देखे जा रहे हैं उसमें 4 महीने का वेतन, मजदूरी या कमीशन, और ये राशि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसकी भी एक बाउंडेशन है कि 20,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं की जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। समापन के कारण या इससे पूर्व किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त हो जाने के कारण अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। ठीक है। लिक्विडेशन के कारण या इससे पूर्व किसी कर्मचारी की सेवाएं जब सर्विसेज जो समाप्त हो रही हैं तो उसने जो अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक है वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी कि छुट्टी मिली थी लेकिन छुट्टी ली नहीं तो वहाँ पे भी उनको पेमेंट की जाएगी, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। और वह व्यक्ति भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा जिसने उपरोक्त बी व सी का भुगतान करने के लिए लोन दिया हो। बी और सी का भुगतान करने के लिए लोन दिया है जिसने कंपनी को, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा और उसको पेमेंट पहले होगी। वह धनराशि जो कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के नियुक्त होने के कारण राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत, राज्य बीमा अधिनियम कौन सा है? 1948। ठीक है। राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत समापन के पूर्व की 12 महीने की अवधि के अंशदान के संबंध में देय हो, यानी कि जो उसने कंट्रीब्यूशन करा है इस 12 महीने में, जो नियोक्ता है उसने जो कंट्रीब्यूशन किया 12 महीने में, उसके संबंध में जितने भी पेमेंट बनते हैं वो भी पेमेंट की जाएगी, वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिट इसमें क्रेडिटर में आ जाएगी। नेक्स्ट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम, जो एम्प्लॉयज़ को ये कंपनसेशन मिलता है उसमें जितनी भी कंपनसेशन की अमाउंट है, ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कौन सा लगेगा? 1923। ये भी ध्यान रखना है, ये जो अधिनियम है ये भी आ जाते हैं पेपर में, मैच मेकिंग में भी आ जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कौन सा है? 1923 है। और प्रोविडेंट फंड,
ठीक है। पीएफ पता है सभी को, पेंशन, ग्रेजुटी फंड यानी किसी फंड में कंपनी द्वारा देय राशि जो कि कर्मचारियों के हित के लिए स्थापित किया गया हो। ठीक है, कंपनी ये अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए रखती है ये सारे फंड। अगर इसमें किसी बंदे की कोई भी ड्यू बन रहा है तो उसको भी पेमेंट किया जाएगा, उसको भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में रखा जाएगा। और धारा 213 और 216 के अंतर्गत किए गए अनुसंधान के खर्चे जो कंपनी द्वारा ड्यू हैं, कंपनी के द्वारा दिए हैं, अभी तक दिए नहीं गए हैं, उनको भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में रखा जाएगा। तो ये था थोड़ा सा लिक्विडेशन वाले चैप्टर के बारे में। टाइम पे मिलती रहेंगी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।